ये तो होना ही था, क्योंकि इस रेगुलेशन में मैं आज आपको ऐसे 7 पॉइंट्स बताऊंगा जिसको सुन के आपको भी लगेगा कि यार ये रेगुलेशन भेदभाव मुक्त करने के लिए बनाया था या भेदभाव करने के लिए बनाया गया था। आइए हम आप समझते हैं इसमें ऐसा क्या है 7 पॉइंट्स। पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ लेते हैं। धर्म, नस्ल, जात, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्यपूर्ण समता एवं समावेश को संवर्धन। ये है इसका ऑब्जेक्ट। इसमें परिभाषाएं दी गई है जो कि सेक्शन 3 के कई सारे सबसेक्शंस में डिवाइड है। हम उसके कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे सेक्शन 3 का सबसेक्शन सी देखते हैं। जाति आधारित भेदभाव, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव। क्या ईडब्ल्यूएस का इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ईडब्ल्यूएस की कोई जाति नहीं है। आप दूसरा देखिए, इसमें सेक्शन 3 के सबसेक्शन ई में और डिस्क्राइब किया गया है। इसे भेदभाव का नाम दिया गया है। धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता या इनमें से किसी एक के आधार पर भी किसी हितधारक के विरुद्ध कोई भी अनुचित, भेदभावपूर्ण या पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई कार्य, चाहे वह स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो, मतलब किसी के मन में भी आ गया, यार मैं कल जो कहा था शायद वो हमारे किसी जात के विरुद्ध कहा था, या उसने कहा था या नहीं कहा था, लेकिन उनको लग गया, यादव जी को बुरा लग गया या जाटव जी को बुरा लग गया, ने तो मेरी जात के लिए ऐसा कुछ तो कहा, बात पे भी वो शिकायत कर सकते हैं। अब क्लास में पूछना भी एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा। मतलब अगर यादव जी या जाटव जी या फिर कोई भी जो भी है, अगर उनको बुरा लग गया तो वो आपके खिलाफ शिकायत कर देंगे। आगे देखिएगा। अब इसका सेक्शन आर जो है वो समझते हैं। छात्र को कैसे डिस्क्राइब किया है। किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान में किसी भी माध्यम से अर्थात औपचारिक, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन के माध्यम से नामांकित या नामांकन हेतु प्रवेश चाहने वाला, अगर कोई एडमिशन लेने वाला भी है, वो भी आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। अब आगे सुनिए। अब आते हैं सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 का सब सेक्शन जो 7 है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 5 क्या कहता है, ये समान अवसर केंद्र यानी इक्विटी कमेटी सेंटर के बारे में। अब इसमें है क्या वो समझते हैं। समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। क्या इसमें ईडब्ल्यूएस का प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए? अगर जनरल कैटेगरी का नहीं रखा तो ईडब्ल्यूएस का भी तो रखना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं रखा गया है। ये जितने इसमें दिए गए हैं, जितने भी जातियों का दिया गया है, जो दिव्यांगजन को दिया गया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जनरल कैटेगरी का कहीं नहीं लिखा गया है कि जनरल कैटेगरी का भी इसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये पूरी तरीके से वेद छोड़ दिया गया है। अब आते हैं सेक्शन 5 के ही 11 नंबर सबसेक्शन पे। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान की निगरानी तथा परिसर में किसी भी भेदभाव को रोकने के लिए आवश्यक समझे गए प्रतिनिधित्व के साथ एक छोटी इकाई भी गठित करेगा, जिसे समता समूह इक्विटी स्क्वाड का नाम दिया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थान आवश्यक संख्या में समता समूह इक्विटी स्क्वाड गठित कर सकता है और ऐसे समूह गतिशील रहेंगे, मतलब कहीं भी चलते फिरते मिल जाएंगे। मतलब अगर आप 4 लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, ये सुनिश्चित कीजिएगा कि ऐसे आपके मुंह से कोई ऐसे शब्द ना निकले कि किसी भाईजन को मतलब महसूस भी हो जाए कि आप बुरा कह रहे हैं या फिर उनका भेदभाव को तरीके से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। आप समझिए, मतलब आप समझिए कि उनका आप भेदभाव कर रहे हैं उनके प्रति। इसी का एक और सबसेक्शन है, सेक्शन 5 का ही सबसेक्शन 12। आप देखिए, प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान अपनी प्रत्येक इकाई, विभाग, संकाय, स्कूल, छात्रावास, पुस्तकालय या सुविधा में कम से कम एक हितधारक को समता दूत इक्विटी एम्बेसडर के रूप में कार्य करने हेतु, मतलब आप कहीं भी आप नहीं हैं। और ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए ही नहीं है, यादव और ऐसे कई ओबीसी समुदाय के लोग ऐसे हैं
जिनमें ओबीसी में ही सब कैटेगरीज हैं, ऐसे ही SC ST में सब कैटेगरीज हैं, वो भी आपस में भेदभाव करते हैं। ये चीज उनके लिए भी है। इसमें आप ये मत समझिए आप इस चीज से अछूते रह जाएंगे कि आपके ऊपर कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप जनरल कैटेगरी को ही ब्लेम करेंगे। आप ये कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, इसी का एक सेक्शन है। अब इसी रेगुलेशन का सेक्शन नंबर 6 का सब सेक्शन 3 देखिए। यदि सूचना देने वाला व्यक्ति अनुरोध करता है तो भेदभाव की सूचना देने वाले धारक की पहचान गोपनीय जनाब। अब ये भी है कि आपके ऊपर कोई कंप्लेंट कर दिया है और आप जानते भी नहीं है कि कंप्लेंट किसने करी है, चाहे वो आपने कृत किया हो या ना किया हो। क्या पता आपका जब एग्जाम पास हो उस समय कंप्लेन हो जाए, आपके कंपटीटर द्वारा हो जाए कंप्लेन, समझ है ना। इसी कड़ी में एक आगे देखते हैं, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन H। आगे देखिए, किसी भी भेदभाव की घटना के पीड़ित या गवाह, चाहे वो छात्र, संकाय सदस्य या कर्मचारी ही क्यों ना हो, ऐसी घटनाओं का प्रतिवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किए जाएंगे और सूचनाकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर उनकी पहचान संरक्षित रखी जाएगी तथा उन्हें प्रतिशोध या उत्पीड़न के विरुद्ध आवश्यक सुरक्षा प्रदान की। यानी जिसके ऊपर भेदभाव किया गया है या सूचना देने वाला साथ ही जिसने उस कंप्लेंट में गवाही रखी, उसका भी नाम गोपनीय रखा जाएगा। यानी सरासर सामने वाले को फंसाना है बस, एनी हाउ।